हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आज के वीडियो में जीके, गणित और रीजनिंग तीनों ही आपको मिक्स के मिलेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए, जिसमें रीजनिंग भी है, गणित भी है और जीके भी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाओ जिसमें रीजनिंग, गणित और जीके मिक्स हो। आप मुझे बता देना तो मैं आपको ऐसे ही प्रश्न लेकर के आऊंगा जिसमें गणित, रीजनिंग, जीके तीनों के प्रश्न हो। प्रश्न वही मिलेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। जिनको मालूम है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मालूम याद कर लीजिएगा, ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा। 1 अगस्त 1920। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन। यह आपके प्रश्न का यहां पर सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? एक प्रश्न और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है? बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है? जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए। विटामिन डी के कारण होता है दोस्तों। विटामिन डी के कारण आपको रिकेट्स होता है बच्चों में। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे थे, नोट कर लिए आपने। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो हम यहां पर बता देते हैं कि देखिए 18 जून 1858 में मृत्यु पूछ रहा है। तो 18 जून 1858 में हुई थी मृत्यु। ठीक है, लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की। अब यहां पर मृत्यु का तो हमने बता दिया। आप कहेंगे सर अगर जन्म का पूछ रहे, जन्म कब हुआ, तो वो भी देख लीजिए, यहां पर दोनों जानकारी आपको मिल जाएंगी। अगर जन्म का पूछ ले, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ था दोस्तों 19 नवंबर को। याद रखिए 19 नवंबर सन 1835। ठीक है दोस्तों, मृत्यु की डेट पता चल गई, जन्म की डेट भी पता चल गई। तो कोई भी प्रश्न पूछे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई और अगर जन्म का पूछ ले जन्म कब हुआ, आप दोनों ही बातें बता देंगे। नीचे एक और प्रश्न लिखा हुआ है जो कि रीजनिंग से है। 4 है, 10, 22, क्वेश्चन मार्क, यहां पर 94। रिलेशन कुछ ना कुछ तो बनेगा जिससे कि हम यहां पर संख्या पता कर लेंगे। देखिए 4 से 10 हुआ, तो 4 से 10 होगा तो 4 में आप कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाए? आप कहेंगे सर 4 में 6 जोड़ दीजिए। बिल्कुल सही। अब 10 से 22 हो जाए तो 10 में कितना जोड़ें कि 22 हो जाए? आप कहेंगे सर 10 में 12 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। भाई बिल्कुल सही। अब यहां पर कितना जोड़े? देखिए यहां पर 6 जोड़ा, यहां पर 12 जोड़ा। 6 से 12 जोड़ा कितना हुआ? 6 का मल्टीप्लाई 2 जोड़ा है कि नहीं? भाई 6 का 2 गुना हमने यहां जोड़ा, तो यहां भी मैं क्या करूं? 12 का 2 गुना जोड़ूं, तो 12 दुनिया का 24 होता है। तो 22 में मैं 24 जोड़ूंगा, कितना होगा? 2 और 4 6, 2 और 2 4, 46 होगा। अब यहां पर जब 46 है तो यहां पर भी दोस्तों ये संख्या हमको मिलनी चाहिए 94। कैसे? 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24 और 24 का दोस्तों कितना? 2 गुना हम यहां पर जोड़ेंगे। क्लियर? तो 24 दुनिया का कितना होता है? 48। तो इसका मतलब कितना जोड़ेंगे हम? यहां पर 48 जोड़ेंगे। क्लियर है? तो 46 में 48 जोड़ दो, 8 और 6 14 का 4 कैरी का 1, 4 और 4 8 कैरी का 1 9, 94 बिल्कुल सही। तो यहां पर 46 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को प्रश्न समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि वह उसे अपनी मां के पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती बहू बताता है? भाई पूनम का विराट से क्या रिश्ता है? जबकि विराट संबंधित है, विराट यदि वह उसे अपनी मां की, देखिए आपको कह रहा है कि ये जो पूनम है
जे विराट से किस प्रकार संबंधित है। जबकि जब विराट आपका करा रहा है रिलेशन, विराट कह रहा है यदि वह उसे, मतलब विराट पूनम को अपनी माँ, मतलब विराट की माँ, अपनी माँ का मतलब विराट की माँ, अपनी माँ के पिता, भाई माँ के भी एक कौन है, पिता, ठीक, माँ के भी एक पिता, माँ के पिता की इकलौती पुत्री, भाई माँ के पिता है ये, तो पिता की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, यही तो हो जाएगी पुत्री, ठीक है। इकलौती पुत्री की इकलौती बहू है, ये इनकी इकलौती पुत्री है, और इकलौती बहू मतलब ये इनका बेटा हो गया, तो बेटे की पत्नी ही तो बहू होती है, तो बेटे की पत्नी मतलब विकास की पत्नी, तो पूनम विकास की कौन लगती है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से बता देंगे, पत्नी लगती है। मैं इस प्रश्न को एक बार फिर से क्लियर करूंगा ताकि बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होंगे। पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, पूनम विराट का क्या रिश्ता है ये बताना है। यदि वह उसे अपनी माँ के पिता, मतलब विराट की माँ के पिता, ठीक है, इकलौती पुत्री की, तो ये इनके पिता है, तो इन देखिए इनके पिता ये, तो इनकी पुत्री ये हो गई इकलौती, इकलौती बहू बताता है, तो यहां पर देखिए इकलौती पुत्री की इकलौती बहू, मतलब इकलौती पुत्री की इकलौती बहू मतलब बेटे की पत्नी ही तो बहू हो जाएगी, तो बेटे की पत्नी है मतलब विकास की पत्नी है, तो पूनम विकास की कौन लगेगी, पत्नी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये आपके प्रश्न का यहां पर सीधा सीधा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी को प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को लाभ कितना हो रहा है, 20% का। अब यहां पर वस्तु की कोई कीमत तो नहीं पता कितने की है, जब कीमत नहीं पता तो आप अपनी तरफ से 100 रुपये मान सकते हैं। अब देखिए 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 की चीज को आप 120 में बेचेंगे जब तो 20% का लाभ है, तो 100 की चीज को आप कितने बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर है। अब यहां पर कह रहा है यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे, पहले तो बेच रहा था 120 में, अब कह रहा है कि दोगुने मूल्य पर बेचे, तो 120 के दोगुने मूल्य पर बेचेगा मतलब 140 में बेचेगा, ठीक है, 140 में बेचेगा, उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए प्रश्न सीधा सीधा है, रुपए कितने हैं वस्तु के, 100 रुपये। अब वस्तु बेची कितने में जा रही है दोस्तों, देखिए यहां पर थोड़ी सी गलती हमसे हो गई है, 120 का दोगुना करेंगे तो 140 नहीं 240 होगा। ठीक है दोस्तों, गलती हो गई है, कोई बात नहीं, गलती सभी से हो जाती है। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 20% के लाभ पर बेचेगा, तो 100 की चीज़ को 120 में बेचेगा, 120 में बेचेगा तभी तो 20% का लाभ। अब कह रहा है कि दोगुने मूल्य पर बेचे, तो 120 के दोगुने मूल्य पर बेचेगा मतलब 240 में बेचेगा। अब देखिए वस्तु हमारी 100 रुपये की थी, 100 रुपये से कितने में बेचे जा रही है, 240 में, तो प्रॉफिट कितने का, 140 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉफिट हो चाहे लॉस किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 है, और प्रतिशत में पूछ रहा है लाभ, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 100 से गुना करते हैं कि नहीं करते, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा 140% का लाभ हो रहा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रश्न में समझ में ना आई हो, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में ये प्रश्न नहीं आया, सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/4 c है तो a अनुपात c बराबर क्या। देखिए आपको अच्छे से मालूम है, जब इस तरीके की वैल्यू है, देखिए जैसे कि मैं कहूँ a बराबर 2/3 है और गुने में b दे रखा है, अब मैं b को बराबर के इधर लाऊंगा तो a के बटे में b होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो a के बटे में यहाँ b होगा कि नहीं। भाई बराबर से मैं कोई वस्तु को लेकर आ रहा हूँ बराबर के इस पार, तो बटे में आ जाएगी। उसी तरीके से मैं c को यहाँ से लेके आऊँगा बराबर से इस पार, तो b के बटे में c आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और b यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए b का मान 3 और c का मान 4, उसी तरीके से a का मान 2, b का मान 3, तो a का मान 2 हुआ, b का मान कितना हुआ दोस्तों, 3 हुआ। ठीक है, क्लियरली सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। a अनुपाते b अनुपाते c, यही दिया गया है। a का मान 2 है तो a के नीचे a का मान, b का मान 3 है तो b के नीचे b का मान 3।
अब बी का एक और मान दिया गया है 3, तो जो बी का मान है उसी के नीचे बी का दूसरा मान लिखेंगे 3। अब सी का मान 4 है, तो सी का मान कहाँ लिखना है, यहाँ नहीं, ये लाइन चालू हो गई तो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सी का मान 4 है। अब जो जगह खाली उसके बराबर वाली संख्या उतार दो 3, ये जगह खाली इसके बराबर वाली उतार देंगे 3। आप कहेंगे सर बराबर में तो 2 भी था, तो ये वाला तरीका गलत होता है, ये वाला तरीका सही होता है। ठीक है, ये गलत, इस तरीके से बराबर में संख्या लेते हैं। तो 3 दूने का 6 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 त्रिक का 12। आपसे पूछे क्या है, ए अनुपाते सी, ए अनुपाते सी। ए का मान कितना निकल के आया 6, सी का निकल के आया 12। संख्या कट सकती है तो काटते हैं, आपको मालूम है ये कटेगा 6 कम 6, 6 दूने का 12, मतलब 1:2 आपके प्रश्न का क्या हुआ, बिल्कुल सही आंसर हुआ। सभी को समझ में आया प्रश्न, किसी को भी प्रश्न में यहां कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जीके के प्रश्न आ गया फिर से। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? जो मंगल ग्रह है दोस्तों उसके कितने उपग्रह हैं? देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 2 उपग्रह हैं, फोबोस, ठीक है, फोबोस, और दूसरा है आपका फोबोस और डेमोस। याद रखिएगा दोस्तों, मैं यहां पर दोनों ही के नाम बता देता हूं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं और दोनों का नाम है, पहले का नाम फोबोस है और दूसरे का नाम डेमोस है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। अगला प्रश्न है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? देखिए बहुत बच्चे पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उसको असल में पीडीएफ का फुल फॉर्म नहीं पता होता है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया तो बता नहीं पाएंगे। बहुत बच्चे हैं ऐसे। अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% में से पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो 20% बच्चे ही बता पाएंगे। मैं अपनी नॉलेज के अनुसार कह रहा हूं, 80% बच्चे नहीं बता पाएंगे कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, जबकि ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पी से आता है दोस्तों पोर्टेबल, ठीक है, पी से आता है पोर्टेबल, डी से आता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डी से आता है डॉक्यूमेंट, और एफ से आता है फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर है? तो आप आज के बाद इस पीडीएफ की फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे, भूलिएगा मत। मैं आपको आगे भी इसी तरह के प्रश्न कराता रहूंगा। आप मुझे एक बार कमेंट में बता दो कि सर इसी तरह के वीडियो लाओ जिसमें रीजनिंग भी हो, जीके भी हो और आपका गणित भी हो, मुझे बता दीजिएगा। अगर आप कहेंगे सर खाली गणित का बनाओ वीडियो, जीके का अलग बनाओ, रीजनिंग का अलग बनाओ, जैसा आप मुझे कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को कितने में, 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर। फिर कह रहा है ए तथा बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर, ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? ठीक है, कार्य अभी तक नहीं पता आपको कितना है, तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको कार्य मालूम हो जाएगा वो कार्य आपका कितना है। तो 30 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? 150 आएगा। 30 से 150 को काटेंगे 5 बार में और 50 से 150 को काटेंगे 3 बार में। ये क्या है दोस्तों? इनके 1 मिनट का काम। ए बी सी तीनों के 1 मिनट का काम 5 है और ए और बी इन दोनों के 1 मिनट का काम 3 है। अब प्रश्न को समझने की जरूरत है यहां पर। ठीक है, देखिए ए की तुलना में ए से करूं, बी की तुलना में बी से करूं, तो ए और बी का कितना है काम? 3 मिनट। ए और बी दोनों का काम कितना है? 3। तो यहां भी ए और बी दोनों का काम कितना होगा? 3। और जबकि तीनों का मिला के 5 है, जब ए और बी का 3 है तो सी का 2 होगा कि नहीं होगा? तभी तो मिलकर के 5 होगा। तो सी का 1 मिनट का काम आपको मालूम हो गया कितना है? 2 है। अब पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? टोटल काम कितना है? 150। सी आपका 1 मिनट में 2 कर रहा है, तो 150 को कितने में करेगा भाई? 75 मिनट में करेगा कि नहीं करेगा? सीधा सीधा 75 मिनट में करेगा। अगर आंसर आपका घंटे में हो
तो 1 घंटा 15 मिनट आपके प्रश्न का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सही सही बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है? 1 घंटा 15 मिनट, 75 मिनट क्या होता है? 1 घंटा 15 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 हो गए। इस तरीके से तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न पूरा समझ में आ गया, कोई भी समस्या प्रश्न में नहीं बची है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, कोई भी समस्या हो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।